स्पेशल मेहमान को शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। हमारे साथ इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर श्रीधर शिवराम आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच श्रीधर। थैंक यू। श्रीधर, ऑफ कोर्स मार्केट में तो बहुत पुराने टाइम से हंट एंड किल कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि श्रीधर एक वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट हैं, और जब वो मुंबई में नहीं होते हैं तो वो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किसी न किसी नेशनल पार्क, किसी सेंचुरी, किसी फॉरेस्ट में अपना कैमरा लेके घूम रहे होते हैं। तो इससे पहले कि मैं उनसे उनके इस समय कौन से अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे वो नज़र गड़ा के बैठे हैं, ये जानना चाहूँगा। श्रीधर, अभी आप कोविड के बाद, क्योंकि कोविड से तो सब लोग घर में ही थे अपने, लेकिन कोविड के बाद आप सबसे पहले गाड़ी लेके या कहाँ गए एग्जैक्टली? कौन सी नेशनल पार्क घूम के आए आप रिसेंटली? तो मैं 10 दिन पहले बांधवगढ़ में था, एमपी में है ये। बहुत ही अच्छी, एक्चुअली समर बहुत ही अच्छी टाइम होती है वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि पानी के लिए टाइगर घूमते ही रहते हैं। तो वहाँ हमें 10-15 टाइगर मिले, टाइगर विद अ किल, टाइगर्स विद मदर एंड काब्स। तो बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। बट इन जनरल समर में टाइगर देखने को मिलता ही है अगर आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाएं। तो बट द अदर साइड इज की बहुत गर्मी रहती है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको टाइगर देखना है कि एंजॉय करना है। इनफैक्ट डेटा तो ये बता रहा है कि लास्ट 2 सालों में टाइगर और लायन पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी प्रॉस्पर कर रही है, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है साइटिंग्स की अगर आप जाएं इस समय, राइट? या वो एकदम सही आपने बोला कि कंजर्वेशन के साइड से इतनी काम हुई है, बोथ गवर्नमेंट साइड से, एनजीओ साइड से, कि वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हुए हैं। आई वुड से कम हुए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन उसके कारण जो है टाइगर साइटिंग, नंबर ऑफ टाइगर्स, पोचिंग कम हुई है। तो ये बहुत अच्छी साइन है कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ और नेचर इन जनरल के लिए। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 2 एनिमल्स जो ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मार्केट में, वो हैं बुल्स एंड बेयर्स। और बुल्स बहुत अच्छी तरीके से हावी हैं, और ये ग्लोबली हो रहा है। अभी आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? मैं तो बोलूँगा कि बुल्स जो है 21 तक बहुत हावी थे। उसके बाद बेयर्स के पास जो है एक ब्रह्मास्त्र आ गया, वो है इन्फ्लेशन, और विच इज़ महंगाई। जब महंगाई इतनी बढ़ती है तो मार्केट में एक करेक्शन आती ही है। और जिस लेवल पे महंगाई अभी ग्लोबली बढ़ रही है, ये इंडिया रिलेटेड नहीं है। अगर देखें यूएस की इन्फ्लेशन हमारे से ज़्यादा है, 8-8.5%। उनकी जो थ्रेशोल्ड है वो 2% की है, हमारी थ्रेशोल्ड 4% की है। हैविंग सेड दैट, हमारी जो इन्फ्लेशन अप्रैल की जो नंबर आने वाली है वो शायद बहुत ही ख़राब आएगी, 7.5 या उसके ऊपर आएगी। बट नॉर्मली इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम सीपीआई फॉलो करते हैं, तो ये इसमें 50 से ऊपर % हमारी फूड की है। और फूड इन्फ्लेशन जो है समर मंथ्स में थोड़ी फ्लेयर अप होती है, विच इज़ अप्रैल एंड मई आर वेरी बैड फॉर सीपीआई इन्फ्लेशन। अब हम भी वही देखेंगे कि हमारी अप्रैल और मई की नंबर्स ख़राब रहेंगी। बट कंपेयर टू ग्लोबल नंबर्स, हमारी जो नंबर्स हैं मेरे हिसाब से इन द सेकेंड हाफ बहुत ही सेटल डाउन हो जाएगी, और हमारी एवरेज इन्फ्लेशन फॉर FY23 मेरे हिसाब से विल बी अराउंड 6 to 6.25%, विच इज़ स्लाइटली अबव द थ्रेशोल्ड, विच इज़ वाई वी एक्सपेक्ट कि आरबीआई की तरफ से हम रेट हाइक देखेंगे एटलीस्ट से 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स। बट फेड अगले 2 महीने में शायद 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये जो रेट हाइक की जो संभावना है अगले 2 महीने में, ये नॉर्मली मार्केट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती है। इसके लिए बेयर्स थोड़ी हावी हैं अभी। All right. Morning, Sridhar. Pleasure to have you with us today. आप जिस तरह से बात करें, फेड के जो रेट हाइक्स है वो तो लार्जली बाजार डिस्काउंटेड कर चुका है, फैक्टर इन हो चुके हैं, लेकिन आरबीआई ने साइड तौर पर एक शॉक दिया। ऐसे में एक व्यू ये भी बनता है कि जब इतने सेक्टर्स में, अक्रॉस सेक्टर्स हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं, तो वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कंफर्ट अब कहाँ आता है? क्या आपको लगता है अब खरीदारी का मौका है, या अभी थोड़ा और रुका जा सकता है? सेलेक्टिवली बहुत सारे सेक्टर्स में ख़रीदारी हो सकती है, बट हमारी ब्रॉड व्यू है कि द ईयर ऑफ 22 इज़ थोड़ा कैपिटल अगर आप प्रोटेक्ट करें तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि इवन दो हमें लग रहा है कि काफ़ी कुछ डिस्काउंट हो गया है, उसके बावजूद भी जब एक्चुअल
कमेंट्री आती है सेंट्रल बैंकर्स की, उसके ऊपर से मार्केट डिसाइड करती है कि आगे कैसे मार्केट का रुख रहेगा। तो हमें लग रहा है कि पूरा डिस्काउंट नहीं हुआ है, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। आप ये और एक पॉइंट ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि नैस्डैक जो है 17 से 18% डाउन है, इमर्जिंग मार्केट 17 से 18% डाउन है, हमारी मार्केट 5 से 6% डाउन है, मे बी 7% एट बेस्ट। तो देर इज़ अ चांस दैट हमारी मार्केट जो है बाकी मार्केट्स की तरफ रुख बढ़ाए, तो इन विच केस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ करेक्शन, बट डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट। तो दैट वुड बी इन माई ब्रॉड व्यू। फेयर पॉइंट श्रीधर, ये बात सही है। स्पेशली इस तरह के मार्केट में लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्म करने के लिए किसी इन्वेस्टर को टिके रहना क्रीज पे बहुत ज़रूरी है देन आउट हो जाना, क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक्स फेटल ना हो, छोटी मोटी मिस्टेक्स से जो आप खेल सकें आगे, तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो ये बताइए कि अगर हम कॉशियस स्टांस का अडॉप्ट करते हुए बाजार में रहना चाहते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो यहाँ से 10-20%, 25% नीचे अगर मिले तो आप अक्यूमुलेट करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, जिनका स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है? या तो ब्रॉडली मैं बोलूँगा जहाँ पे अर्निंग्स की थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो। आई मीन इट्स अ वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क, बट मैं थोड़ा इसमें स्पेसिफिक भी बताऊँगा। तो हमारी तरफ से आपको पहले भी पता होगा कि हमने PSUs के बारे में बहुत बात किया है। पिछले 18 महीने से हम ये हाईलाइट कर रहे हैं कि PSUs बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं, और पहले भी अंडर वैल्यूड थे। तो सवाल उठता है कि अब क्या बदला है। तो इसमें दो चीज़ हैं कि एक तो गवर्नमेंट की जो इंटेंशन है कि कुछ PSUs हमें प्राइवेटाइज करने हैं। हालांकि इन्होंने बोलने के बाद अभी तक कोई बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है, पर इंटेंशन अभी भी है। अगर कोई एक लार्ज कंपनी भी प्राइवेटाइज हो जाती है, द एंटायर सेक्टर विल गेट री रेटेड। जस्ट टू पुट सम इसकी नंबर्स में अगर पर्सपेक्टिव में डालूं कि सारे PSUs के मार्केट कैप अगर आप ऐड करें तो 15-16 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं आती है। रिलायंस अकेले की मार्केट कैप इससे ज़्यादा है। और ऑन द बैंकिंग साइड भी अगर आप देखें, सारे PSU बैंक्स की आप मार्केट कैप ऐड करें तो टोटल मार्केट कैप 7-8 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं आती है, और HDFC बैंक अकेले की मार्केट कैप इससे ज़्यादा है। पर ये जो मैंने दो नाम लिए ये बहुत ही अच्छे कंपनी हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, बट मेरा बोलने का ये मायना है कि इनके जो वैल्यूएशन है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। एंड एज गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज करती है इन द स्पेस, तो इनकी वैल्यूएशन की बढ़ने की चांस है। दूसरी फाइनेंशियल साइड पे हम देख रहे हैं कि जो NPA का जो प्रॉब्लम था पिछले 5-6 साल से, ये सारे बैंक्स ने बहुत एग्रेसिव प्रोविजनिंग किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 70-80% प्रोविजनिंग किया, अब राइट बैक्स भी आ रहे हैं। तो हमारी व्यू है कि FY23 बहुत ही सब्सटैंशियल अर्निंग्स ग्रोथ PSU बैंक्स में आएगी, क्योंकि इनकी प्रोविजनिंग जो नंबर्स हैं बहुत कम होने वाली है, क्योंकि इतनी ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप रेगुलरली इन्वेस्ट करके आप रिटर्न्स पाने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी है टेलीकॉम, हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे ब्रॉडली हमने देखा है कि इंडस्ट्री रेवेन्यूज़ जो है पिछले 7-8 साल से एक ही जगह पे अटकी हुई है। 2 लाख करोड़ के आसपास इंडस्ट्री रेवेन्यूज़ है, और हमारी यूसेज, डेटा यूसेज बहुत कुछ बढ़ गई है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो है ARPUs विच इज़ द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये बढ़ने की उम्मीद है, जिससे जो है कंपनीज़ को फ़ायदा होता है बेटा लेवल्स पे। तो टेलीकॉम इज़ द अदर सेक्टर, प्लस ये सेगमेंट कोविड या अदर फैक्टर से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो वो है। तीसरा, कमोडिटीज़ हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ में बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है, बोथ ऑन दी क्रूड साइड और नॉन फेरस साइड। पिछले 5 साल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, तो उसके कारण जो है डिमांड सप्लाई साइड पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स आ रही हैं, और डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग ही चल रही है। और ESG के कंसर्न के कारण ही ये जो इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हुई हैं। हमें लगता है कि ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी टू फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बहुत ही पेनफुल होगा। तो ये सारे सेगमेंट्स, आई वुड से सम ऑफ देम वुड लुक वेरी इंटरेस्टिंग।
इंटरेस्टिंग ESG थीम तो खैर एक बहुत बड़ी थीम भी है श्रीधर, इस पर तो अच्छी खासी लंबी चर्चा हो सकती है, बट सिंस वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम एक और भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑटो स्पेस को अगर हम देखें एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है स्पेस में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑटो स्पेस को भी एक स्प्लिट वे में देखना चाहिए, ओवरऑल नहीं देखना चाहिए? वी शुड लुक इन कैटेगरीज लाइक कि टू व्हीलर स्पेस का क्या व्यू बनना चाहिए, पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे क्या बनना चाहिए, क्योंकि ईवी फॉर श्योर एक डिस्रप्शन क्रिएट करेगा। आपका व्यू क्या है इस पूरे स्पेस में, और अगर कोई ऐसी कैटेगरी को आप भी स्प्लिट करना चाहें? नहीं, आपने एकदम सही बोला कि ऑटो होमोजेनियसली हम नहीं देख सकते हैं इसको, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल स्प्लिट करके ही देखना पड़ेगा। हमारे हिसाब से ईवी का जो डिस्ट्रप्शन इंडिया में पहले आएगा वो टू व्हीलर में ही आएगा। इसके लिए हम देख रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस इन टू व्हीलर। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी कंपनीज इंडिया में देखी हैं जो टू व्हीलर ईवीज़ बना रही हैं, एग्रेसिवली प्राइसिंग भी कर रहे हैं। सो वी कुड इसके कारण जो टू व्हीलर की जो ग्रोथ है, जो लिस्टेड कंपनी जो ईवीज़ नहीं हैं उनकी ग्रोथ में थोड़ी इश्यूज आएगी। पैसेंजर व्हीकल की अलग इश्यूज हैं क्योंकि उनके कंपोनेंट रिलेटेड इश्यूज की चैलेंजेस आ रही हैं, जिसके कारण जो वेटिंग टाइम बहुत बढ़ गई है, और तो वहाँ पे अलग चैलेंज के कारण उनकी डिमांड कम आ रही है। पर हमारी व्यू अभी इस समय कमर्शियल व्हीकल पे थोड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एज वी सी द इकोनॉमी रिवाइविंग, वी विल सी द कमर्शियल व्हीकल जो पिछले 2-3 साल से इतना अच्छा नहीं कर रही थी, वहाँ पे हमें लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स थोड़ी बेटर करेगी। ट्रैक्टर अगेन पिछले 2 साल से बहुत अच्छा किया है, तो वी आर सीइंग अ पॉज इन द नंबर्स दैट वी आर सीइंग, बट ब्रॉडली दैट वुड बी माय व्यू ऑन द ऑटोज। राइट। श्रीधर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि इस साल आपको प्रिजर्वेशन के मोड में रहना चाहिए कैपिटल के, रादर देन बड़े रिटर्न्स की उम्मीद में, ताकि अगर आपने लास्ट 2-2.5 साल 3 साल के गेन्स भी लूज नहीं किए तो अपने आप में आप स्टैंड आउट करेंगे। हाँ। तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है? मैं ये जानना चाहूँगा। 5 से 10% नीचे इंडेक्स में, मिड कैप्स में क्या 10-20% नीचे, कितना स्कोप दिखता है आपको जहाँ पे एकदम स्क्रीमिंग बाय हो जाएगा? ये एक्चुअली ब्रॉड इंडेक्स लेवल पे बताना बहुत मुश्किल होगा, बट जैसे हमने बात किया फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छी लग रही है, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छी लग रही हैं, यहाँ से अगर करेक्ट होती हैं 5-10% तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। मैंने PSUs का जिक्र किया, कमोडिटीज़ का जिक्र किया। एक्चुअली हमें मीडिया कंपनीज भी अच्छी लगती हैं, जो अगर वो भी करेक्ट होती हैं तो दैट्स दी सेगमेंट दी। और एक सेगमेंट जो हम क्लोजली वॉच करते हैं वो China+1 स्टोरी, जो कंपनीज चाइना की जो स्लो डाउन है और जो कंपनीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं चाइना से, उनकी जो बेनिफिट्स आ रही हैं, तो वैसे टाइप की कंपनीज आपकी फार्मा में भी है, और दूसरे जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चर करती हैं उसमें भी है। ब्रॉड सेगमेंट में ये देखने को मिल रहा है China+1 स्टोरी, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये कंपनीज करेक्ट होती हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो आई वुड से पूरी इंडेक्स लेवल पे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कंपनीज अलग अलग लेवल पे हैं इन देयर ग्रोथ फेज। दिस इज हाउ आई वुड फ्रेम इट। राइट। ऑल राइट श्रीधर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thanks. और अपना थॉट प्रोसेस इन्वेस्टिंग का शेयर करने के लिए। Thank you very हैव अ much. ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। ये थे श्रीधर शिवराम, इनाम ग्रुप